नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बात होगी राजनीति से जुड़े अपडेट्स, कोरोना अपडेट्स, बाजार और कारोबार का हाल, साथ ही साथ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे 40 खबरों के इस पावर पैक बुलेटिन में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी। इसी दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। बैठक के दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहती हैं, लेकिन कई नेताओं ने उन्हें पद पर बने रहने की अपील की। कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब आज बैठक शुरुआत इसकी हुई तो सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश ने हलचल पैदा कर दी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया और जिसने हंगामा कर दिया। इसमें राहुल गांधी के उस आरोप का जिक्र था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस ने आनन फानन में डैमेज कंट्रोल करते हुए इसे राहुल की जगह कुमारी शैलजा का बयान बता डाला। बाद में कपिल सिब्बल ने पार्टी के दखल के बाद ट्वीट को हटा लिया। नाराजगी जाहिर करने वालों में गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। वहीं इससे पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की थी। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। करीब 15 दिन पहले भेजी गई इस चिट्ठी में बदलाव का ऐसा एजेंडा दिया गया था जिसमें बातें मौजूदा लीडरशिप को चुभ रही हैं। इन सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिट्ठी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की अपील की। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन के साथ अगर बातचीत फेल हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। रावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प निष्फल साबित हो जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वे माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। भारत के नामी वकीलों में से एक प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए अपनी बगावती बयानबाजी पर पुनर्विचार करने और बिना शर्त माफी मांगने का आज तक का समय दिया था। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार हो गया है। अब तक 31,07,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मामले रजिस्टर हुए हैं। वहीं लगभग 57 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना संक्रमण के मिलने की दर में गिरावट देखी गई है। जुलाई के अंत तक हर 100 टेस्ट पर 12 मरीज मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 7 मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि संक्रमण की दर 6.7% रह गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 1450 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले एक महीने में दिल्ली में एक दिन में कोरोना केसों की यह सबसे बड़ी छलांग है। इसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है कि राजधानी में फिर से संक्रमण बढ़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आ रही थी। दिल्ली में पॉजिटिव केसों की संख्या 1,61,000 के पार हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 4300 तक पहुंच गया है। हालांकि 1,45,000 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो राज्य में अब तक 36 लाख कोरोना टेस्ट की जांच की जा चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा अगले 2 दिन में 7 लाख
पार कर जाएगा। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 10,441 नए मामले सामने आए, जबकि यहां 258 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 991 कोरोना के मामले सामने आए और 690 लोग ठीक हुए, जबकि 34 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ मुंबई में कुल 1,36,348 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश में फेसबुक को लेकर बहस जारी है। 54 पूर्व नौकरशाहों ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को पत्र लिखा है। इसमें फेसबुक की हेट स्पीच पॉलिसी को ऑडिट करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि मार्क जकरबर्ग सुनिश्चित करें कि कंपनी की भारत में पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास जांच को प्रभावित करने की स्थिति में तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन छात्रों को वापस लाने का निर्देश दिया है जो नीट या जेईई परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन देश से बाहर हैं। इन छात्रों को वंदे भारत मुहिम के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केरल के सामाजिक कार्यकर्ता की पिटीशन पर दिया है, जिसमें उन्होंने दुबई या मिडिल ईस्ट के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को नीट या जेईई परीक्षा दिलाने के लिए वतन वापसी की मांग की थी। बात अब बिजनेस और कारोबार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। सुबह बाजार तेजी के साथ खुले और पूरे दिन सेंटीमेंट मजबूत बना रहा। भारतीय बाजारों को ग्लोबल बाजारों का सपोर्ट मिला। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर आई पॉजिटिव खबरों ने भी बाजार को सपोर्ट किया। आज सेंसेक्स 364 अंक और निफ्टी 95 अंक चढ़कर बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में शानदार खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी 530 अंक से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इंस्टॉलमेंट टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर बकाये मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पता चलेगा कि आरकॉम और वीडियोकॉन मामले में जियो और एयरटेल पर क्या लायबिलिटी बनती है। आज सुनवाई के दौरान एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम की बिक्री से लायबिलिटी खत्म नहीं होती। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि जो कंपनियां बकाया नहीं चुका रही उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। एक्सिस बैंक अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की जगह 17% ही हिस्सा खरीदेगी। इस डील की घोषणा अप्रैल में हुई थी। खबरों के मुताबिक कुछ रेगुलेटरी दिक्कतों के चलते डील अटक गई थी। रिवाइज डील की शर्तों को लेकर कंपनी ने अभी कुछ नहीं बताया है। अभी एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ में माइनॉरिटी हिस्सेदारी है। पुराने प्लान के मुताबिक एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में 30% हिस्सेदारी के लिए 1590 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। ज्वेलरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने आईपीओ लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया है। कंपनी अपने इश्यू के जरिए 1750 करोड़ रुपए जुटा सकती है। डीआरएचपी के मुताबिक कंपनी 1000 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। साथ ही कंपनी के मौजूदा शेयरधारक अपने 750 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। इसमें कल्याण रमन 250 करोड़ रुपए और वॉरबर्ग पिंक्स की इकाई हाइडल इन्वेस्टमेंट की 500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेगी। जानकारी के मुताबिक इस आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी कामकाजी पूंजी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने पर करेगी। कंपनी में प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिंक्स की बड़ी हिस्सेदारी है। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुआवजा भुगतान और रेवेन्यू में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है। इस बीच आज वित्त मंत्रालय की ओर से सिलसिलेवार ट्वीट किए गए, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए जीएसटी और उसमें समय समय पर किए गए तमाम सुधारों को याद किया गया है। मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी की गई है। सरकार ने रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत कोई भी एफटीए पार्टनर देश अपना लेबल लगाकर किसी तीसरे देश का माल भारत में डंप नहीं कर पाएगा। इन गाइडलाइंस को राजस्व विभाग ने नोटिफाई कर दिया है। ये नियम
21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रावधान के तहत भारत का जिस भी देश के साथ एफटीए है वहां प्रोडक्ट में एक निश्चित सीमा तक वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तभी उस देश को उस उत्पाद का स्रोत देश माना जाएगा। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और आसियान के सदस्य सहित कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से यात्रा करना महंगा होने वाला है। एयरपोर्ट की तरह रेलवे भी अब यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फीस लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर से इसे लागू भी किया जा सकता है। अभी एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों को यूडीएफ चुकाना होगा। सूत्रों का कहना है कि जो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान में जाएंगे वहां यात्रियों से यूडीएफ वसूली की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलपमेंट प्लान में शामिल किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने गाड़ियों की फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों के रिन्यूअल की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जैसे डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं वो उन्हें 31 दिसंबर तक रिन्यू करवा सकेंगे। इससे पहले यह समय सीमा सितंबर तक की थी। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इन ऑफिसों में कम से कम भीड़ इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों पर तो अभी लॉकडाउन और धारा 144 लगा हुआ है। ऐसे में दस्तावेजों के नवीनीकरण का काम प्रभावित हुआ है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इंडस्ट्री धीरे धीरे पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। पैनासोनिक के एमडी विवेक शर्मा का कहना है कि मार्केट में डिमांड तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जुलाई तक डिमांड काफी बेहतर रही। थिएटर खुलने के बाद क्या आप अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां में है तो आपके लिए पीवीआर लेकर आया है एक सुनहरा मौका। कंपनी ने आउच द काउच के नाम से कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के लिए दर्शक वीडियो मैसेज के जरिए बता सकते हैं कि घर की चार दीवारी में कैद रहकर उन्होंने बड़े पर्दे को कितना मिस किया। पीवीआर दर्शकों के मैसेज को एक फिल्म का रूप देगा, यानी कि जब कंपनी दोबारा सिनेमा हॉल शुरू करेगी तो इस कैंपेन का हिस्सा बने दर्शक अपने आप को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे बड़े पर्दे के दर्शक शायद कभी ना मिस करें। दिल्ली में कोरोना वायरस का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते मेट्रो सेवाएं लंबे अरसे से बंद हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की औपचारिकताएं तेज हो गई हैं। ट्रस्ट 15 से 20 दिन के भीतर 70 एकड़ क्षेत्र का अयोध्या प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के प्रयासों में जुट गया है। इस बीच एल&टी के इंजीनियर मंदिर स्थल के भूमि परीक्षण और नींव निर्माण के लिए तकनीक जांच करेंगे और साथ ही नक्शा भी फाइनल करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय के सचिव ने मंदिर निर्माण में इस्तेमाल के लिए तांबे की पट्टी की पहली खेप भेज दी है। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इसे स्थगित करने पर विचार करें। परीक्षा को लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और लिखा है कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ अपनी बात उठाई थी। गाइडलाइंस में सितंबर तक यूनिवर्सिटी कॉलेज की परीक्षाएं पूरी करने का निर्देश है। इसका बड़ा खतरा छात्रों की जिंदगी पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन दोनों अफसरों का नाम पशुपालन घोटाले में आया था। दोनों डीजीआई स्तर के अधिकारियों का नाम दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन है। दिनेश चंद्र दुबे डीआईजी रूल मैनुअल थे, जबकि अरविंद सेन डीआईजी पीएससी आगरा थे। दरअसल इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया के साथ कथित तौर पर 9 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद इन पर नकेल कसी गई है।
हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्राइवेसी के मसले पर बड़ा फैसला लिया है। आने वाले संसद के सत्र में ओवैसी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी की है, जिसमें चेहरे की पहचान और रिमोट बायोमेट्रिक सर्विलांस पर बैन लगाने की मांग की जाए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइवेसी मौलिक अधिकार है। एआईएम के जो सांसद हैं उन्होंने कहा ओवैसी ने कि ऐसे में अगर हमारी जानकारी को बिना हमारी जानकारी के इस्तेमाल किया जाता है तो ये संविधान का उल्लंघन होगा और यही कारण है कि वो इस तरह का बिल ला रहे हैं। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की ओर से सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत पोस्टमार्टम शुरू होने के 10 से 12 घंटे पहले हुई थी। बता दें कि सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून को देर रात 11 से 12:30 बजे के बीच हुआ था। रिपोर्ट की माने तो इस हिसाब से सुशांत की मौत उस दिन में 11 से 12 बजे के बीच दिन में हुई, यानी कि सुबह के। और इसी तरह इससे पहले सामने आई 7 पन्नों की ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत का समय नहीं लिखा गया था। हालांकि हॉस्पिटल की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहली रिपोर्ट में मौत का समय आखिर क्यों नहीं दिया गया था। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। आत्महत्या के बाद भी दिशा सालियान के मोबाइल से कॉल किया गया। आत्महत्या वाले दिन सुबह 3:42 तक दिशा के फोन से कॉल हुआ है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने 8 जून को आत्महत्या की थी। Amazon प्राइम वीडियो ने मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे सीजन मिर्जापुर की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। मिर्जापुर पार्ट 2 अब 23 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी। उत्तर भारत के भीतरी इलाके मिर्जापुर के बैकग्राउंड पर बनी ये क्राइम ड्रामा के सीजन 1 ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्यांशु, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल और राजेश टेलन जैसे दमदार एक्टर नजर आएंगे। कुछ हफ्ते पहले जी बिजनेस ने आपको बताया था कि अजय देवगन और यशराज फिल्म्स में दोस्ती हो गई है और दोनों एक मेगा बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब ताज़ा अपडेट यह है कि फिल्म एक सुपर हीरो की कहानी होगी जिसे शिव रवेल डायरेक्ट करेंगे। साथ ही ये जानकारी भी है कि इस फिल्म से चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे भी डेब्यू करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा को इस साल का भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो जारी किया और कहा कि यह सम्मान मिलना उनके लिए बड़ी बात है। रोहित ने यह भी कहा कि वो आगे भी भारत के लिए बेहतर करने की कोशिश जारी रखेंगे। आईपीएल के 13वें सीजन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आईपीएल का आगाज अगले महीने से यूएई में होगा और सभी टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं। 6 टीमें पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। केवल दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद की टीम बची हुई थी, लेकिन ये दोनों टीमें भी अब दुबई में हैं। आईपीएल के लिए सबसे पहले दुबई पहुंचने वाली टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीम प्रमुख थी। उसके बाद धीरे धीरे सभी टीमें वहां पहुंच गई हैं। अफगानिस्तान के दिग्गज युवा स्पिनर राशिद खान हर एक मैच के साथ अपने नाम के आगे कोई ना कोई नया कीर्तिमान दर्ज कराते जा रहे हैं। अब राशिद खान टी20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सबसे तेज 300 टी20 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। कैरिबियाई प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया के खिलाफ मोहम्मद नबी का विकेट लेने के साथ ही राशिद खान ने यह इतिहास रच दिया। शोएब अख्तर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की दूसरी पारी को लेकर शोएब अख्तर ने बयान दिया है। शोएब ने पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए और ट्वीट किया कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले बाबर आजम को बचाते हुए एक नाइट वॉचमैन को क्रीज पर क्यों नहीं भेजा गया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक को चीफ सेलेक्टर पद से हटाया जा सकता है। मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट में दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो पाकिस्तान टीम का कोच होने के अलावा चीफ सेलेक्टर भी हैं। खबरों के मुताबिक पीसीबी मिसबाह उल हक के ऊपर से बोझ कम करना चाहती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।